इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रिकर्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने फंक्शंस और पॉइंटर्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम रिकर्शन को समझेंगे और उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड रिकर्शन। तो देखिए, जब कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो उसको हम रिकर्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उन स्टेटमेंट्स के बाद ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब ये फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो ये स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं ये सारी स्टेटमेंट दोबारा से एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा और इस तरह ये फंक्शन बार बार अपने आप को ही कॉल करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ तो स्टेप्स टू क्रिएट रिकर्सिव फंक्शन लिखे हुए हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला है बेस कंडीशन। तो देखिए बेस कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन पर आने के बाद हमारा रिकर्शन रुक जाता है। तो देखिए जैसे हम लूप्स को यूज करते हैं तो लूप्स में हम एक कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन के फॉल्स होने के बाद लूप टर्मिनेट हो जाता है और वो फिर नहीं चलता। तो इसी प्रकार से जैसे हम लूप में कंडीशन लगाते हैं ऐसे ही हम रिकर्शन में एक कंडीशन लगाते हैं, बेस कंडीशन। इस कंडीशन के बाद हमारा रिकर्शन रुक जाता है और उसके बाद हम बेस कंडीशन के बाद अपना दूसरा काम करते हैं लॉजिक लिखने का। जो हम काम करवाना चाहते हैं वो अपना काम लिखते हैं इसमें और उसके बाद हम लिखते हैं रिकर्सिव कॉलिंग। उसके बाद हम अपने रिकर्शन को कॉल करते हैं। तो देखिए ये लॉजिक और रिकर्शन कॉल हम ये आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट 5 नेचुरल नंबर्स। हम 5 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे रिकर्शन की हेल्प से। तो इसमें हमने सबसे पहले stdio.h फाइल को इंक्लूड किया है और उसके बाद हमने अपने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया है नेचुरल नाम से। इसका रिटर्न टाइप हमने वॉइड रखा है और उसके बाद हमने फंक्शन का नाम रखा है नेचुरल और उसके बाद हमने इसका पैरामीटर लिखा है इंट और उसके बाद वॉइड मेन में हमने कुछ नहीं किया, बस नेचुरल को कॉल कर दिया। यहाँ पर हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले उस पैरामीटर को हमने एन नाम दे दिया। मतलब यहाँ पर हम एन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवा सकते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब तक हमारा एन 1 से बड़ा रहेगा या 1 के इक्वल रहेगा तब तक हमारा ये रिकर्शन चलता रहेगा। तब तो ये हमारी बेस कंडीशन है। जैसे ही हमारी एन की वैल्यू 0 होगी ये हमारी बेस कंडीशन रिकर्शन को स्टॉप कर देगी। और उसके बाद हमने लिखा है नेचुरल n-1, ये हमारा रिकर्सिव कॉलिंग है। और उसके बाद ये हमारा थर्ड पार्ट लॉजिक है, जो हमें अपना काम करवाना है वो हमने लास्ट लाइन में लिखा है printf %d, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये फंक्शन कैसे प्रिंट करेगा। लेकिन इस फंक्शन के काम को देखने से पहले हमें एक और चीज आनी चाहिए, स्टैक। तो देखिए स्टैक एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसकी आप हम बस केवल डेफिनेशन ही देखेंगे और दे समझेंगे कि स्टैक क्या करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी टेबल पर कई सारी बुक्स रखी होंगी। ये पहली आप हिंदी की मान लीजिए और उसके नीचे रखी है फिजिक्स की और सबसे नीचे यहाँ पर बुक रखी है मैथ्स की। तो आपकी टेबल पर ये 3 बुक्स रखी हैं। तो जब आपने इन बुक्स को रखा होगा तो सबसे पहले आपने रखा होगा मैथ की बुक को और उसके ऊपर आपने रखा फिजिक्स की बुक को और सबसे ऊपर रखा आपने हिंदी की बुक को। तो अगर आपको इन बुक्स को उठाना होगा तो सबसे पहले आप हिंदी की बुक को उठाएंगे और उसके बाद फिजिक्स की बुक को और उस लास्ट में आप उठाएंगे मैथ्स की बुक को। अगर आपको इन बुक्स को अपने बैग में रखना है तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से बुक्स को उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब क्या है कि जिस बुक को आपने सबसे बाद में रखा था उस बुक को आपने सबसे पहले उठाया और जिस बुक को आपने सबसे पहले रखा था, जो सबसे नीचे रखी हुई है मैथ की बुक, जिसको आपने सबसे पहले टेबल पर रखा था, उस बुक को आप सबसे लास्ट में उठाएंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है कि जिसमें हम फर्स्ट बुक को सबसे लास्ट में उठाएंगे और लास्ट बुक को सबसे पहले उठाएंगे, तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये बुक्स हमारी स्टैक में रखी हैं। तो देखिए स्टैक का प्रिंसिपल होता है लीफो। इसका हम मतलब समझ लेते हैं। हमारे पूरा स्टैक इसी पे काम करता है। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट हम सबसे लास्ट में डालते हैं, ये सबसे लास्ट में रखते हैं, वो एलिमेंट को हम सबसे पहले निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने हिंदी की बुक को सबसे लास्ट में रखा था, लेकिन जब हम उठाएंगे तो हम हिंदी की बुक को सबसे पहले उठाएंगे। तो यही यहाँ पर इस ये प्रिंसिपल कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट।
जो एलिमेंट हम सबसे लास्ट में डालेंगे उस एलिमेंट को हम सबसे पहले निकालेंगे। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा रिकर्शन काम करता है। तो अब हम इसको रिकर्शन को समझते हैं। तो जब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा रिकर्शन का, तो हमारी मेमोरी में कुछ इस प्रकार से एक स्टैक बन जाएगा। और यहाँ पर जब ये फंक्शन सबसे पहली बार कॉल हुआ तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 5, क्योंकि हमने यहाँ पर n की वैल्यू 5 पास की थी। तो यहाँ पर n की वैल्यू सबसे पहले होगी 5। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारा 5 n से बड़ा होता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और उसके बाद हमारा रिकर्शन होगा नेचुरल n-1। अब की बार क्या होगा, यहाँ नेचुरल के अंदर 4 पास हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो आपको ये याद रखना है कि अभी हमारा ये काम नहीं हुआ, हमने जो प्रिंट करवाने हैं, वो भी नहीं हुआ, अभी हमारा रिकर्शन ही चल रहा है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा से रिकर्शन होगा। यहाँ पे जब n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर ये अभी भी 1 से बड़ी है, यहाँ पर फिर से n-1 से ये फंक्शन दोबारा से अपने आप को कॉल करेगा और ये फिर दोबारा से ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर अब की बार n की वैल्यू 3 हो जाएगी। और ये रिकर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी n की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो जाती। तो देखिए जैसे ही इस नेचुरल फंक्शन के अंदर n की वैल्यू 1 पास होगी तो यहाँ पर जब ये रिकर्शन की बारी आएगी तो यहाँ पर 1-1 से n की नेचुरल के अंदर रिकर्शन में 0 पास होगा। और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 पास होगी तो ये फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये फंक्शन यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू अभी 1 है और यहाँ पर ये वाली लाइन कम स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। इस वाले स्टेटमेंट के कंप्लीट होने के बाद हमारा एक लास्ट स्टेटमेंट ये बचेगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी कोमा एन। तो अभी n की वैल्यू 1 के इक्वल है तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा और ये वाला n इक्वल टू 1 कट जाएगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट था n इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 में भी ये वाला स्टेटमेंट चल गया था और हमारा ये लास्ट वाला स्टेटमेंट बचा था, प्रिंट एफ को परसेंटेज डी कोमा एन। तो n की वैल्यू अब की बार 2 है तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा और ये n इक्वल टू 2 भी यहाँ से कट जाएगा। और इसी प्रकार से जब n की वैल्यू 3 थी तो उसमें भी ये नेचुरल वाला यहाँ तक ही हमारी स्टेटमेंट्स चली थी और ये लास्ट वाली स्टेटमेंट नहीं चली थी। तो यहाँ पर भी 3 प्रिंट हो जाएगा और मेमोरी में से n इक्वल टू 3 कट जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 4 और 5 भी प्रिंट हो जाएंगे और ये दोनों भी यहाँ से कट जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी 5 नेचुरल नंबर्स इस फंक्शन की हेल्प से प्रिंट होंगी। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं लिखूंगा 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो मैं लिखूंगा 4 × 3 × 2 × 1। तो किसी भी नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना होता है तो हम उससे जितने भी छोटे नंबर होते हैं 1 तक, हम उन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे 6 का फैक्टोरियल निकालना होगा तो मैं लिखूंगा 6 × 5 × 4 × 2 × 1। तो अब हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया फैक्ट नाम का, जो कि हमारा फैक्टोरियल निकाल के देगा। इसका रिटर्न टाइप हमने इंटीजर टाइप का रखा, क्योंकि जो भी ये हमें वैल्यू देगा वो एक इंटीजर टाइप की होगी। और इसके पैरामीटर में हमने एक इंटीजर रखा, क्योंकि हम इसमें एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। और लास्ट में हमने सेमीकोलन लगा दिया। और वॉइड मेन फंक्शन को हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर हमने फैक्ट फंक्शन को डिफाइन किया है। तो देखिए जो हमने वेरिएबल लिया था, पैरामीटर लिया था, उसको हमने एन नाम दे दिया। तो मतलब हमें एन का फैक्टोरियल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इफ एन इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 0, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बेस कंडीशन लगाई कि अगर हमारा n के 1 के इक्वल हो तो हमारा रिकर्शन रुक जाए और रिटर्न यहाँ से ही हो जाए 1। और उसके बाद हमने लिखा रिटर्न n इंटू फैक्ट n-1। तो देखिए इसका क्या मतलब है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल निकाला था, तो क्या मैं 4 के फैक्टोरियल को इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 4 × फैक्टोरियल ऑफ 3। क्योंकि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 × 2 × 1। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है n इंटू फैक्ट n-1, कि इस फैक्ट n-1 में हम वैल्यू पास करेंगे जो कि n से एक कम होगी और इस वैल्यू के साथ हम n को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मेमोरी में अगर हम यहाँ पर वैल्यू जो भी n की पास करेंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर n की वैल्यू पास की 4, तो यहाँ पर मेमोरी में हमारी n की वैल्यू 4 स्टोर हो जाएगी। और जब यहाँ पर हम n की वैल्यू 4 पास करेंगे तो हमारी ये लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ लास्ट वाली लाइन से होगा हमारा 4 × फैक्टोरियल ऑफ 3। तो यहाँ इस फंक्शन के अंदर 3 की वैल्यू पास हो जाएगी और हमारा n हो जाएगा 3। तो जब यहाँ पर इसका रिकर्शन हुआ तो हमारी नई n की वैल्यू होगी 3 और ये हमारी स्टैक में कुछ इस प्रकार से लिख जाएगी। तो देखिए जब n की वैल्यू 3 होगी
तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से लास्ट वाली लाइन में होगा 3 into factorial of 2। तो उसके बाद n की वैल्यू 2 फंक्शन में पास हो जाएगी। तो देखिए जब n की वैल्यू 2 होगी, जब हमारी n फैक्टोरियल में 2 पास होगा, तो हमारी लास्ट लाइन कुछ इस प्रकार से होगी 2 into factorial of 1। और जब n की वैल्यू 1 होगी तो हमारा बेस केस लग जाएगा। तो देखिए जब n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी तो हमारा 1 ही रिटर्न हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर इस f फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होगी 1, और 2 into 1 हमारे फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाएगी। जो इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ से 2 आ जाएगी, और इस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 रिटर्न होने के बाद ये 2 यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पर इस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 into 2 होने के बाद इस फैक्टोरियल 3 में 6 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ये हमारा फैक्टोरियल 3 6 रिटर्न कर देगा, और उसके बाद n=3 भी कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ने 6 रिटर्न किया है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर हम 6 ही लिख देंगे। यहाँ से 6 रिटर्न हो जाएगा, और उसके बाद 6 into 4 24 हमारा ये फैक्ट फंक्शन यहाँ से रिटर्न कर देगा। 6 into 4 24, और फिर यहाँ से n=4 भी कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फंक्शन काम करेगा कि ऐसे एक एक स्टेप करके हम इस फंक्शन को समझ सकते हैं। अब हम अपना void main फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे n वेरिएबल डिक्लेयर किया, और उसके बाद हमने लिखा n=fact इन fact 5। तो यहाँ पर हमने फंक्शन की हेल्प से fact 5 का फैक्टोरियल फाइंड कर लिया, और लास्ट लाइन में इसको प्रिंट करवा दिया। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हमें n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो ये हमने शायद लूप में भी क्वेश्चन किया था। जिन क्वेश्चंस को हम लूप की हेल्प से कर सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम रिकर्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी कि जिन फंक्शन को भी हम लूप से करते हैं, उनको हम रिकर्शन से कर सकते हैं, और जिनको भी हम रिकर्शन से करते हैं, हम उनको लूप से भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम अपना ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमने सम नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया, जिसका रिटर्न टाइप हमने लिया इंट, और जिसमें पैरामीटर हमने लिए इंट। तो देखिए यहाँ पर हमने इंट पैरामीटर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हमें ये बताना है कि हम कितने नेचुरल नंबर्स का सम चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम चाहिए तो हम इसमें पास करेंगे 5। तो अगर हम फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स का सम चाहते हैं तो हम इसमें पास करेंगे 3। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इंट टाइप का लिया है, और इसके बाद वॉइड मेन फंक्शन को हम बाद में देखेंगे जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो अब हम अपना यहाँ पे इस फंक्शन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने उस वेरिएबल को, हमने पैरामीटर को n का नाम दे दिया है। तो अब हमें n नेचुरल नंबर तक का सम फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है इफ n=1। यहाँ पे ये हमारी बेस कंडीशन है। इफ n=1 तो रिटर्न 1 हो जाए, और उसके बाद हमने लिखा है रिटर्न n प्लस सम n-1। तो देखिए इस लाइन से क्या होगा, तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ये भी वैसा ही है, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस का साइन है। तो मान लीजिए हमने n में वैल्यू पास करी 4, तो मेमोरी में हमारी कुछ इस प्रकार से एक स्टैक बनेगी जिसमें n की वैल्यू है 4। तो देखिए जब हमने सम के अंदर 4 की वैल्यू पास करी, तो लास्ट लाइन में हमारा ये कुछ इस प्रकार से होगा 4 प्लस s3, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है n प्लस सम n-1। तो 4-1 मतलब 3, कि जब भी हम इसका रिकर्शन करेंगे तो उसमें हम n-1 को पास कर देंगे, यानी कि हमने यहाँ पर 3 को पास कर दिया है, और उसके बाद n की वैल्यू हो जाएगी 3 जब ये फंक्शन दूसरी बार कॉल होगा। जब n में 3 पास हुआ तो ये इस लास्ट लाइन में इस प्रकार से हमारा ये चलेगा। यहाँ पर 3 प्लस सम फंक्शन में 2 पास हो जाएगा, और ये हमारा फंक्शन तीसरी बार अपने आप को कॉल करेगा। तो देखिए जब इसके अंदर n=2 की वैल्यू पास होगी, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी लास्ट लाइन में लिखा जाएगा 2 प्लस s1। लेकिन जब इसमें n की वैल्यू 1 पास होगी, तो यहाँ पर हमारी बेस कंडीशन लग जाएगी कि इफ n=1 रिटर्न 1। तो ये s=1 हमें 1 की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख देंगे 1, और 2 प्लस 1 3। तो s2 की वैल्यू हो जाएगी 3 के इक्वल। तो ये s2 की वैल्यू 3 की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और इसके बाद यहाँ पर स्टैक में से n=2 कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3। तो s2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 प्लस 3 6। तो s3 की वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगी, तो इसलिए s3 फंक्शन 6 की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, और उसके बाद स्टैक में से n=3 भी कट जाएगा, और यहाँ पर हमने लिखा है s3। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन 6 की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 6, तो s4 हमें वैल्यू रिटर्न करेगा 10।
और यहाँ लास्ट में n इक्वल टू 4 भी हट जाएगा और हमारा ये फंक्शन हमें 10 की वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू प्रिंट द फिबोनाची सीक्वेंस। तो यहाँ पर टू प्रिंट द nth टर्म आएगा, हमें nth टर्म को फिबोनाची सीक्वेंस के प्रिंट करना होगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। फिबोनाची सीक्वेंस में 0 और 1 से हम शुरुआत करते हैं और इसके बाद जितने भी नंबर होते हैं, जैसे हमने इसके बाद लिखा 1, तो ये 0 और 1 दोनों का सम है। तो यहाँ पर देखिए फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है, जो भी नंबर होता है वो उस अपने से दो पहले नंबरों का सम होता है। तो जैसे हम यहाँ पर 1 है तो ये 0 और 1 का सम है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर फोर्थ टर्म है 2, तो ये 1 और 1 का सम है। और इसी प्रकार से हमारा अगला टर्म है 3, तो ये यहाँ पे 2 और 1 का सम है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर 5 को देखें तो ये 2 और 3 अपने से दो पहले टर्म का सम है, 2 और 3 का सम। और इसी प्रकार से अगर हम इस 8 को देखें तो ये 8 भी 5 और 3 का सम है। तो इस प्रकार से हमारी फिबोनाची सीक्वेंस फॉर्म होती है, जहां पर हर एक टर्म अपने से दो पहले वाले टर्म का सम होता है। तो देखिए इसमें हम nth टर्म को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली लाइन में हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया फिब नाम का, जिसका रिटर्न टाइप हमने लिया इंट, क्योंकि ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसमें पैरामीटर हमने लिया इंट, क्योंकि यहाँ पर हम अपना टर्म पास करेंगे कि कौन सा टर्म हमें चाहिए। तो इस वॉइड मेन फंक्शन को हम बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फिब फंक्शन देखते हैं, जिसमें हम अपना रिकर्शन का काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले उस वेरिएबल को हमने n का नाम दे दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर सबसे पहले बेस कंडीशन लगाई, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 तो रिटर्न n हो जाए। तो मतलब जब तक हमारा n 0 से बड़ा रहेगा तब तक हमारा ये रिकर्शन चलता रहेगा। उसके बाद हमने रिटर्न किया फिब n माइनस टू प्लस फिब n माइनस वन। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो फिबोनाची सीक्वेंस में हमारा कोई नंबर होता है वो अपने से दो पहले वाले टर्म्स का सम होता है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि अगर हम nth टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो वो n-2 प्लस n-1 फिबोनाची का सम होगा। तो इसकी हेल्प से हम nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें पास करें इंट में 4, इस फंक्शन में 4 को पास किया तो हमारी मेमोरी में कुछ इस प्रकार की स्टैक बन जाएगी, जिसमें n की वैल्यू n इक्वल टू 4 है। तो देखिए n इक्वल टू 4, तो इससे लास्ट लाइन में हमारी कुछ इस प्रकार से होगी, जिसमें n इक्वल टू 4 फिबोनाची 3 और फिबोनाची 2 टर्म्स का सम होगा। तो देखिए इससे क्या होगा, इससे हमारी दो टर्म्स हमें निकालनी पड़ेंगी, f3 और f2। तो देखिए जब हमने n इक्वल टू 4 पास किया तो उससे हमारे दो हमारे फंक्शन कॉल हुए, दो बार रिकर्शन हुआ। पहले में मैंने F3 पास किया और दूसरे फिबोनाची में F2 पास हुआ। तो इन दोनों का जो भी सम होगा वो हमारा F4 टर्म होगा। 3 को निकालने के जब हमने फंक्शन में 3 पास किया तो हमारा जो थर्ड टर्म होगा वो F2 प्लस F1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F2 प्लस F1, और जो यहाँ पर हमारा F2 था वो F1 प्लस F0 के इक्वल होगा। तो देखिए F1 और F0, ये हमने यहाँ पर बेस कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा n 1 के इक्वल हो या उससे छोटा हो तो रिटर्न n हो जाए। तो देखिए इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर 1 और 0 रिटर्न हो जाएगा, तो F2 इक्वल टू 1 होगा, F2 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। और उसके बाद देखिए अगर F2 की वैल्यू 1 के इक्वल है और यहाँ पर F1 की वैल्यू भी 1 के इक्वल है तो F3 की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी। जो हमारा थर्ड टर्म है वो 2 के हो जाएगा। तो अब हमें अपना थर्ड टर्म और अपना सेकंड टर्म मिल चुका है। हमारा थर्ड टर्म है 2 और सेकंड टर्म है 1। तो इन दोनों की हेल्प से हम इन दोनों को सम करके अपना फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं। तो हमारा फोर्थ टर्म होगा 3। तो देखिए इस प्रकार से हम इस फंक्शन की हेल्प से अपने टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो अभी हमें इस फंक्शन में एक छोटी सी बात और समझनी है। तो जब हम इस फंक्शन को प्रैक्टिकली करेंगे, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करेंगे, तब हम उस बात को समझेंगे। तो अब हम उन सभी प्रोग्राम्स को एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले 5 नंबर्स को प्रिंट करवाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा है वॉइड नेचुरल इंट। तो हमने यहाँ पर एक नेचुरल फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड, और इसका पैरामीटर है इंट। तो वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हमने नेचुरल में 5 पास कर दिया, क्योंकि हमें 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं। और उसके बाद हमने अपना नेचुरल फंक्शन डिफाइन किया, जिसमें हमने उस पैरामीटर को n नाम दे दिया। और उसके बाद हमने अपनी बेस कंडीशन लिखी, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर हमारा n 1 से बड़ा है तो तब तक ये हमारा ये रिकर्शन चलेगा। और उसके बाद हमने इफ के अंदर लिखा नेचुरल n-1
और उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज टी कॉमा एन। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमारा ये रिकर्शन तब तक होगा जब तक हमारा एन 1 से छोटा नहीं हो जाता, और उसके छोटा होने के बाद ये अपने आप को कॉल नहीं करेगा, और उसके बाद ये रिकर्शन खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हमारी ये नेक्स्ट वाली लाइन प्रिंट एफ वाली लाइन प्रिंट होगी। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा आउटपुट आया है 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हम ये नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा प्रोग्राम भी लिख लिया जिसमें हमने फैक्टोरियल फाइंड किया था। तो सबसे पहले हमने इसमें फैक्ट नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया था, जिसका रिटर्न टाइप और पैरामीटर हम दोनों को वो इंटीजर टाइप का रखा था। और उसके बाद वॉइड में हमने एक वेरिएबल लिया एन नाम का, और उस एन में हमने फैक्ट 5 की वैल्यू स्टोर करवा ली, और फिर बाद में उस एन को प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है इंट फैक्ट, जिसमें हमने रिकर्शन की हेल्प से फैक्टोरियल फाइंड किया। तो सबसे पहले हमने इसमें बेस कंडीशन लगाई, इफ एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न 1 हो जाए। कि अगर हमारा एन 1 के इक्वल है या फिर हमारा एन 0 के इक्वल है, तो यहाँ से पे रिटर्न 1 हो जाए। अगर ये कंडीशन इफ की ट्रू नहीं है, तो हमारा ये वाला पार्ट चलेगा जिसमें हमने n इंटू फैक्ट n-1 को रिटर्न करवाया। तो अब हम इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आया फैक्टोरियल इज 120। तो इस प्रकार से हम इन 3 लाइनों की हेल्प से फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं, जो कि काफी आसान है। इसके लिए बस हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है रिकर्शन की, जिससे कि हम इसको अपने माइंड में ही सोल्व कर पाएं। तो अब हम अपना तीसरा प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एन नेचुरल नंबर का सम फाइंड किया था। तो इसमें भी सबसे पहले हमने एक सम नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया, जिसके रिटर्न टाइप और पैरामीटर को हमने इंटीजर टाइप का रखा। और उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन में हमने लिखा इंट एन कॉमा ए। उसके बाद हमने एक लाइन प्रिंट कराई, एंटर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद स्कैनफ की हेल्प से हमने उस वैल्यू को ई में स्टोर करवा लिया। तो हमने यहाँ से यूजर से इनपुट करवाया कि वो कितने नेचुरल नंबर्स का सम चाहता है, और उसको हमने ए में स्टोर कर लिया। और इस लाइन के बाद हमने लिखा n इज इक्वल टू सम ए। तो हमने सम में ए की वैल्यू को पास कर दिया, और इसको हमने n में स्टोर करवा लिया। और लास्ट लाइन में हमने n को प्रिंट कर दिया। तो अब हम अपना अगला सम फंक्शन देखते हैं। तो देखिए सम फंक्शन में हमने क्या किया, उस पैरामीटर को हमने n का नाम दे दिया, और उसके बाद हमने सबसे पहले बेस कंडीशन लगाई इफ n इज इक्वल टू 1, कि अगर हमारा n 1 के इक्वल है तो हमारा रिटर्न 1 कर जाए। और इस बेस कंडीशन के बाद हमने रिटर्न करवाया n प्लस सम n-1। तो इस प्रकार से इन 3 लाइनों की हेल्प से हमारा सम प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 एंटर किया और मुझे सम मिला 10। तो यहाँ पर लास्ट प्रोग्राम भी मैंने लिख लिया है, जिसमें हमने फिबोनाची सीक्वेंस के nth टर्म को प्रिंट किया था। देखिए यहाँ पर मैंने फिबोनाची सीक्वेंस को कमेंट में लिखा है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में हमने एक फिब नाम का फंक्शन डिफाइन किए, एक फिब नाम का फंक्शन डिक्लेयर किया है, जिसके रिटर्न टाइप और पैरामीटर दोनों को ही हमने इंटीजर लिया है। उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हमने इंट एन और ए नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। और उसके बाद printf की हेल्प से हमने एक लाइन प्रिंट करवाई है, एंटर टर्म नंबर। और उसके बाद scanf की हेल्प से हमने उसको ए में स्टोर करवा लिया है। जिस भी टर्म को प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हमने ए में स्टोर करवा लिया है। और उसके बाद n की हेल्प से हमने फिब के अंदर एक वैल्यू पास की a-1, और उससे जो भी रिटर्न होके वैल्यू आई उसको हमने n के इक्वल रख दिया। अभी हम थोड़ी देर बाद में समझेंगे कि यहाँ पर हमने a-1 क्यों लिखा। उसके बाद n की वैल्यू को हमने लास्ट लाइन में प्रिंट करवा दिया। तो अब हम अपना फिर फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले इसके पैरामीटर को हमने n का नाम दे दिया। उसके बाद हमने बेस कंडीशन में लिखा इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, तो रिटर्न n। कि अगर हमारा n 1 से छोटा होता है तो यहाँ पर हम n को रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद हमने लिखा है कि अगर हमारी बेस कंडीशन ट्रू नहीं है तो यहाँ पर हम इस लाइन को रिटर्न कर देंगे, फिब n-2 प्लस फिब n-1। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो फिबोनाची सीक्वेंस का nth टर्म होता है वो अपने से पहले वाले दो टर्म्स का सम होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी। तो हमने यहाँ पर a-1 इसलिए लिखा है, अगर आप यहाँ पर a-1 की जगह a लिखेंगे तो हमारी ये सीरीज यहाँ 1 से शुरू होगी, 0 से शुरू नहीं होगी। क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 पास करेंगे, जो इस सीरीज का फर्स्ट टर्म होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप 1 पास करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप 1 पास करेंगे तो ये हमारी वैल्यू 1 रिटर्न करेगा।
जिससे कि इसका फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप a-1 पास करेंगे और आप यहाँ पे एंटर करते हैं a की वैल्यू 1, तो इसमें 0 पास होगा और 0 पास होने की वजह से रिटर्न होगा 0, जिससे कि इसका फर्स्ट टर्म ये 0 से शुरू होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर a-1 रखा है, ताकि जो ये वैल्यू रिटर्न करे इसके फर्स्ट टर्म में वो 0 की वैल्यू रिटर्न करे और ये सीरीज 0 से शुरू हो, ना कि 1 से। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए फोर्थ टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस इज 2। तो अब हम देख लेते हैं इसका फोर्थ टर्म कौन सा है। तो हमारा फोर्थ टर्म 2 ही है, तो ये बिल्कुल सही है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।